हेलो मेरे सखा और मेरे सखियों, आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ये जो है हमारे पास लास्ट चैप्टर होने वाला है पूरे मॉडर्न फिजिक्स का। इस चैप्टर को एंड करने के बाद हमारे पास पूरा मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग समाप्त कर देंगे एंड इसी के साथ जो है पूरा मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास खत्म हो जाएगा एंड ए टू जेड हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सेशन पीडीएफ, इस सेशन का भी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ फॉर्मूला शीट्स, क्विजेज वगैरह भी आपको प्रोवाइडेड वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पास सेशन जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ओके, सबसे पहले गाइस इस चैप्टर में जो चीज़ आती है उसको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं न्यूक्लियाई को पढ़ रहा हूँ तो मैं पता होना चाहिए कि सर ये न्यूक्लियस होता क्या है। हमारे पास कोई भी एटम होता है ना दोस्तों, हमारे पास जो भी एटम्स वगैरह होती हैं, जो आप देखो खुद मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियस का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया है, कोई ना फिर से लिख देते हैं, गलती इंसानों से होती है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास सेंट्रल रीजन ऑफ एन एटम क्या होता है, ये सबको पता होता है, बच्चों को पता है। सेंट्रल रीजन ऑफ एन एटम इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रल रीजन ऑफ एन एटम को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस बोला जाता है या बोलते हैं। ठीक है सर जी, बोलते हैं। ओके, मान लिया सर आपने, आप बोल रहे हो तो सही होगा। ठीक है सर जी, मान लिया। अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, सर जी ये जो है हमारे पास कोई भी एलिमेंट को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे ये जो ए है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर बोला जाता है। और यहीं पे जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जेड को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। सर ये ए और जेड होता है क्या है, आपने नाम तो बता दिया बट ये क्या होता है वो बता दीजिए। मास नंबर जो होता है दैट इज ए, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ, ए जो होता है दैट इज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मास नंबर या फिर ए को ए जो है बोला जाता है। अगर मैं जेड की बात करूँ जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो वो होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कभी अगर हमारे पास पूछा गया कि व्हाट इज नंबर ऑफ, हमारे पास न्यूट्रॉन्स कभी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ए माइनस जेड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है सर जी। अब सर जी ये बता दीजिए, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की सर जी अगर मैं बात करूं, है ना, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले रेडियस जो होता है आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू हमारे पास आर नॉट ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3, ए जो है वो मास नंबर है, आप सब अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, और ये जो आर नॉट की वैल्यू होती है ना, डेट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। क्या होता है? 1.2 फर्मी मीटर। और इज इक्वल टू होता है, अगर मैं मीटर को इसमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो फर्मी को ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁵ मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 15 गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, एक सेकेंड गाइज। हाँ, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर के बराबर ये होता है। ये हो गया हमारे पास रेडियस। अगर यहीं पे कोई बच्चा आता है जो कि थोड़ा सा दिमाग वाला है, उसने बोला सर आपने रेडियस तो बता दिया, अब वॉल्यूम भी बता दो। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, 4/3 जो है, कोई भी हमारे पास एक स्पीयर है वो, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो क्यूब जब मैं करूंगा दैट इज आर नॉट ए, और उसका क्यूब जब करूंगा तो आर नॉट ए के बराबर आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आ जाता है वो क्या आता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए के बराबर हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाता है। और यहीं पे कोई और थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, थोड़ा सा और उसकी सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी ने अगर पूछ लिया डेंसिटी बता दीजिए, सर आपने वॉल्यूम बता दिया तो आप डेंसिटी बता दीजिए, किसका? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किसी ने अगर पूछ लिया। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान भी रखना है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेशियो के सवाल में आपको फटाक से आंसर देना है। ठीक है, तो रेशियो के सवाल में क्या करना होता है, सीधी सी बात है, कभी भी रेशियो वाला पूछा जाता है, हम लेके चलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू हमारे पास एम नॉट मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू एम नॉट, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, और वॉल्यूम मैंने निकाल दिया यहाँ पे 4/3 पाई
पाई आर नॉट का क्यूब, आर नॉट क्यूब ए के बराबर होता है। ये मैंने अभी जस्ट आपको निकाल के बता दिया है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ जी सर, आपने अभी जस्ट निकाल के बता दिया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेंसिटी मास की, एम नॉट जो है वो मान लिया मैंने एक न्यूक्लियस, एक हमारे पास न्यूक्लियस का, अगर मैं टोटल न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो ए एम नॉट के बराबर हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ए से ए कटेगा, एम नॉट से हमारे पास ऊपर चले जाएगा 3, तो 3m0 अपॉन हमारे पास 4 पाई r0 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि एक चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली है, जो कि मैं रेड से यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूँ। नोट यहाँ पे, डेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन, इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग देखो गाइस, इंग्लिश कमजोर रह गई। इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास ऑफ मास नंबर, दैट इज ए, ठीक है। ओके, तो ये गाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, जो कि सवालों में कभी कभार यूज हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सर। तो ये मैंने चैप्टर में इस पर्टिकुलर पेज में मैंने आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि ए क्या होता है, जेड क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियस जब पता चल गया तो मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, एंड लास्टली मैंने बताया कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो डेंसिटी निकाल लिया हम लोगों ने आसानी से, एंड डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास मास नंबर, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब गाइज बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो हमारे पास टॉपिक क्या है मैं आपको वो बता दूँ यहाँ पे। डैट इज हमारे पास एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, A1 एटॉमिक मास यूनिट, या आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। एक चीज़ जो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास यहाँ पे मैं केजी में लिखूंगा, एंड गाइज मैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का मास ए में लिखने वाला हूँ, तो इन केजी। अगर मैं इन केजी पूछा जाए तो क्या यूज़ करना है, और अगर एटॉमिक मास, मास इन यू, जिसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं केजी में लिखता हूँ, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और इसी को अगर मैं एएमयू में लिखूँ, दैट इज 0.00055 यू के बराबर है। प्रोटॉन की बात करता हूँ, प्रोटॉन का जो मास हो जाएगा केजी में 1.67 मल्टी 25, ऐसे आप और भी है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जब मैं न्यूट्रॉन की लिखूंगा। तो 1.67 इंटू 25 ऑफकोर्स 10⁻⁻27 kg, और यहीं पे अगर मैं एएमयू में लिखूँ, दैट इज 1.0072 यू। और अगर मैं न्यूट्रॉन का मास यहाँ पे लिखना चाहूँ, दैट इज इक्वल टू 1.67, हमारे पास 7 हो गया यहाँ पे, देन 45 होता है यहाँ पे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.0086 यू के बराबर। नियरली इक्वल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, बट आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है, फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया गाइज, एक मैंने टेबल बना देता हूँ जिससे आपको याद रखने में ईजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक टेबल मैंने बना दिया आप सबके लिए, और ये हो गया हमारे पास एएमयू का कितना होता है चार्ज। ओके सर जी, आपने सब कुछ बता दिया। ओके, तो ये हमारे पास इधर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ यहाँ पे, एक टर्म, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक नया नाम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ये भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइस आगे, हम लोग न्यूक्लियाई के विषय, न्यूक्लियस के जो है यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जो है हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या फोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्ट करती है, उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज लेने वाले हैं, ठीक है सर जी। तो न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स की, क्या करता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, वही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आपका इसी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज आप क्या करना, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या करता है, ये बाइंड करता है। सबसे पहला पॉइंट, ये बाइंड करता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है कौन, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है सर जी, समझ आ गया। ये जो है हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, रिपल्सिव दोनों नेचर के हो सकते हैं, बोथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद गाइज ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज के इंडिपेंडेंट है कि क्या चार्ज प्रेजेंट है उसके इंडिपेंडेंट है। चौथा गाइज ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, नॉन सेंट्रल फोर्स,
नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंटर में एक्ट नहीं करता, आप कहीं भी आप डायरेक्शन में हो सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं है। फिर आता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, सीधी सी बात है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास इधर है, ठीक है सर जी, समझ में आ गया। क्योंकि जो है हमारे पास जैसे वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, वैसे आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद गाइस हमारे पास ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फोर्स है, ये भी आपको एक टॉपिक मैं लिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर ये हमारे पास फोर्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे फोर्स और आर का, ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इसकी फोर्स की, अगर मैं यहाँ पे फोर्स एक्स जो है ये की बात करता हूँ एक्सिल पे, दैट इज 1/r7 के अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁻7 के। और अगर मैं रिपल्सिव जो फोर्स लगाता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास यहाँ पे r⁹ के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वैसे तो पूछे नहीं जाता फिर भी। देन अगर मैं रेडियस और इसका फोर्स का ग्राफ बनाता हूँ तो आसानी से आपको पता चल रहा होगा, कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। आपने ऐसा ग्राफ केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब फोर्स नहीं, वैसा सिमिलर ग्राफ, वैसे कॉन्टेक्स्ट अलग है हमारा पूरा, यहाँ पे r बराबर जीरो में यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ऊपर जो है यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिपल करने वाला है, ठीक है सर जी। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो है बता दिया है, जो कि आपको ध्यान रखना है बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यूक्लियस का रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट करता है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी जानकारी अभी तक ले ली है। अब जो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास गाइज एटम्स होते हैं ना, जितने भारी भारी एटम्स हो जाते हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही घटती जाती है, और वो जो है हमारे पास अपना स्टेबिलिटी वापस चाहते हैं। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि कुछ कुछ जो ये लाइंस ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही हैं, काली 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 लाइंस जो आपको दिख रही हैं, काली काली दो अखियाँ वाली, तो ये जो आपको काली काली यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे जो काली काली में आपको दिख रहा है, वो जो यहाँ पे एटम्स है, एटम्स वो हमारे पास क्या है, स्टेबल हैं, ठीक है। ये स्टेबल है, मैं गंदा हैंडराइटिंग में इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझाने के लिए, उसके बाद मैं वापस से लिख दूंगा, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। जो काले काले गाइस यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, और उससे ब्लू ब्लू यहाँ पे दिख रहा है, वो एटम्स चाहते हैं कि ब्लैक के पास जाना, करीब जाना, जिससे उसकी उनकी तरह स्टेबल वो हो सके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो ग्राफ बना है ये किसके बीच बना है, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास मैं एक सेकेंड गाइस, यस, अगर मैं बात करूँ ग्राफ का ना, ये जो ग्राफ बना है ये हमारे पास जो है एन और यहाँ पे जेड के बीच बना है। एन जो है वो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन्स, और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का ये ग्राफ हमारे पास इधर बना है। तो एन बाई जेड की अगर मैं बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ये बीच का ग्राफ है। और ये दर्शाता है कि जितना ये एन बाई जेड, इन्हें एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये चीज़ कि अगर हमारे पास जो एटम्स के जो है यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 20 से जिसके कम है, अगर उनका एन बाई जेड का रेशियो अगर 1 आ रहा है तो वो स्टेबल है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो वो अनस्टेबल है, तो वो चाहेंगे कि 1 आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आया कि जिसका जो एटॉमिक नंबर 20 से लेकर जिसका हमारे पास 60 तक है, अगर उसका हमारे पास एन बाई जेड का रेशियो अगर 1.27 आ रहा है तो वो स्टेबल है, और अगर जिसका नहीं आ रहा है वो चाहेंगे कि उसकी तरफ 1.27 तक वो आना चाहेंगे, ठीक है। एंड थर्डली, जो जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 60 से भी ज़्यादा है, उनका जो है एन बाई जेड रेशियो जो है वो हमारे पास 1.51 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, उसकी तरफ आने को कोशिश यहाँ पे करना है, वो आना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स है बहुत स्टेबल हैं, क्या है, बहुत स्टेबल हैं, बिकॉज ये लाइन में स्ट्रेट लाइन में पास कर रहे हैं, जहाँ पे एन बाई जेड का रेशियो जो है वो 1 के बराबर है। तो ये होता है गाइस हमारे पास क्या, हमारे पास न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एन बाई जेड की रेशियो आपको याद रखना है 1.5, सॉरी 1, देन 1.27 एंड 1.51 होना चाहेंगे वो, बट जो नहीं हो पाता है वो अनस्टेबल है, जो हो जाता है वो स्टेबल है, इतनी आपको बात ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा,
अब गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम होने वाला है आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। आप सबको पता ही है, फिर से और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं आइंस्टाइन सर जी का एनर्जी और मास रिलेशन। हम सबको पता है आइंस्टाइन सर जी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था E बराबर mc स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी गाइस आप खुद एक बार ट्राई करिए सोचने को, समझने को। आप अगर मान लीजिए सर्दी का मौसम है, आपने एक लॉग वुड का, आपने एक जो है यहाँ पे लॉग लाया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लाया, आप उसको जला दिया आपने, ठीक है। तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो पूरा लकड़ी का जो है यहाँ पे पूरा जो है जल जाएगा, एंड काले काली राख जो है लास्ट में बची होगी। तो मतलब मास जो है वो कम हो रहा है। अगर मास कम हो रहा है, वो मास जा कहाँ रहा है? अगर वो मास जा कहाँ रहा है, वो हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में आपको जो गरम गरम वो मिल रही थी, जिससे आप सेक ले रहे थे, वहीं पे हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टाइन पाजी ने ये चीज़ हमें बोली, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास mc स्क्वायर के बराबर है, और एक मास डिफेक्ट का कंसेप्ट हमारे पास इधर दिया, हमारे पास ये दिया। हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड होता है। और अगर मैं यहीं पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, दैट इज ए माइनस जेड के बराबर होता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूँ, मास ऑफ सॉरी अगर मैं यहीं पे मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करूँ, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू हमारे पास जेड और मास ऑफ एक प्रोटॉन का, प्लस हमारे पास यहाँ पे जेड जो भी होगा, जेड हमारे पास ए माइनस जेड हो जाएगा इस बार, कितना नंबर ऑफ दिस, एंड मास ऑफ हमारा यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हमारे पास इधर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर मेरे को चाहिए तो ये मैं कर सकता हूँ। पर ये जो है थ्योरेटिकल मास आया है, थ्योरेटिकल मास हमारे पास इधर आया है। एक्सपेरिमेंटली एक मास हमें पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने किया तो एक मास हमारे पास मान लेते हैं एम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस पाया गया। तो जो मास डिफेक्ट आता है ना, जो मास डिफेक्ट आता है, मास डिफेक्ट वो क्या होता है, डेट इज इक्वल टू, सॉरी गंदा हैंड राइटिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। मास डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं, डेट इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेट इज इक्वल टू मास थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल है वो, ठीक है। तो जब आप करोगे तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आ जाएगी ना, डेट इज इक्वल टू हमारे पास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम हमारे पास न्यूट्रॉन का, माइनस एम हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस का जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तो ये होता है हमारे पास पूरा यहाँ पे क्या, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट। और यहीं पे जब आप इसको बाइंडिंग एनर्जी के साथ कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में, ये पहले सेव कर लेता हूँ एक बारी। हाँ, तो हमारे पास जो हमें पता था कि जो एनर्जी है डेट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब कोई भी गाइज मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मैं दूं जिससे वो जो है एक्साइट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स में ऐड कर देना है, मैंने बोल दिया था वैसे भी आपको बाइंडिंग एनर्जी होता है वो। तो इसी एनर्जी को मैं बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है डेट इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेट इज मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ फॉर्मूला में, डेट इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास मास, हमारे पास एक सेकेंड, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे होल सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है मास बाइंडिंग एनर्जी। बट ये जो है जिसका ये ज़्यादा होगा वो स्टेबल होगा। बट इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर आता है कंसेप्ट, जो कि होता है बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी मेरे को देना पड़ रहा है पर न्यूक्लियन की अगर मैं बात करता हूँ, एक मेरे को न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसे हम लोग बी ई अपॉन ए से दर्शाते हैं। डेट इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस जो एक्सपेरिमेंटली आया है, सी स्क्वायर अपॉन ए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब ये हम लोगों ने क्यों निकाला है, बिकॉज ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन, ये जो है एक ना बेटर पैरामीटर होता है। क्या होता है, बेटर पैरामीटर होता है, बेटर पैरामीटर बेटर पैरामीटर फॉर स्टेबिलिटी, फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है।
तो जब भी कभी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम ज़्यादा दर्जा देते हैं, बिकॉज ये जो है ज़्यादा पैरामीटर ज़्यादा जो है हमें क्लैरिफिकेशन देता है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट एटम, ठीक है, ऑफ दैट न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज दे दी है। अब जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जेड के बीच का एक ग्राफ देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। ओके सर जी। ओके, एक चीज़ जो मेरे को बतानी है, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ मेरे को यहाँ पे जो है बतानी है आप सबको, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ, ये जो 1 एएमयू था, जो कि 1.66 था ना, इसको मैं इलेक्ट्रोवोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में जब कन्वर्ट करूँगा, दैट इज़ इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर आता है। बिकॉज मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभार मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया होता है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है सर जी। तो ये हो गया गाइस हमारे पास एक काम। अब जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, ठीक है। ओके सर जी, बता दीजिए। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे पेज में ग्राफ है, मैंने इंटरनेट से इसको चुरा लिया है। तो ये जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। ओके, तो अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ ई, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एफ ई का यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो एफ ई का यहाँ पे बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी है, वो हमारे पास 492.8 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारे पास बिस्मत एक मैंने ले लिया, जिसका हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारे पास 1640 दे रखा है, ठीक है। इसका जो हमारे पास मास नंबर है, ए की वैल्यू 56 है, दैट इज ई। एंड इसकी अगर मैं मास नंबर लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 209 मैंने मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में नहीं पता, वो बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पे बिस्मथ ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज उसकी को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को 1640 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का मेरे को यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है। वेयर एज जो सच्चाई है हमारे पास, मैंने कहा था कि बेटर जो है हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो एफ ई हमारे पास जब मैं करूँगा ऐसे करके, तो दैट इज इक्वल टू 492.8 अपॉन हमारे पास इधर करूँगा मैं 56, एंड वो आ जाता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और यहीं पे अगर मैं बिस्मथ का करता हूँ अपॉन मास नंबर का 1640 अपॉन 209 करके, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 7.8 हमारे पास मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे पास एफ ई जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बिस्मथ। तो ये हमें ये पता चलता है इससे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जो है ये गाइस हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी के एक्सपेरिमेंटली जैसे स्टेबिलिटी के उससे ऑर्डर में हमारे पास सजाया गया और देखा गया कि जो हमारे पास एफ ई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। क्या है वो? बहुत ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है, जो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ वेरी मोर स्टेबल, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। और यूरेनियम सबसे कम है बिकॉज हैवी है, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये आपको, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। हीलियम, देन हमारे पास यहाँ पे कैसे होता है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, देन सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन आता है, कार्बन और ऑक्सीजन, फिर हीलियम। कभी कभी ग्राफ बनाने को देते हैं ये स्कूल में, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये ध्यान रखो, मेन मेन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, देन आता है हमारे पास जो है कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, एंड देन आता है यूरेनियम। तो अगर ये बना दोगे तो आपके मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर जी, तो ये हो गया। अब कोई हैवी एलिमेंट होता है ना, हैवी एलिमेंट चाहता है कि वो टूट के अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो कम कर दे, और वो यहाँ पे फिजन करता है, फिजन करने की कोशिश करता है। फिजन में क्या होता है, हमारे पास कोई हैवी एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई हैवी एलिमेंट है मेरे पास, कोई हैवी एलिमेंट दो भाग में, मतलब दो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब जो है स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू पहले से कम हो जाती है। तो ये होता है फिजन, ठीक है। फिजन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे फिजन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तभी जाके ये होता है। हमारे पास हैवी एलिमेंट्स में फिजन देखने को मिला है, ओके। और यहीं पे अगर कोई लाइटर एलिमेंट है, तो दो लाइटर एलिमेंट मिलके, यहाँ पे मैं इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, दो लाइटर एलिमेंट मिलके हमारे पास क्या करते हैं, मिलके हमारे पास एक बड़ा सा एलिमेंट बना देते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोला जाता है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा, यहाँ पे मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है कुछ और टॉपिक्स को करने वाले हैं आगे, जो यहाँ पे हमारे पास है, चलिए देख लेते हैं क्या टॉपिक है वो, ठीक है। ओके सर जी। अब गाइस जो मैं आपको बताने चला हूँ वो क्या है, हमारे पास क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में
मैं अगर क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। क्यू वैल्यू क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी से हमारे पास क्या बन रहा है ए प्लस बी, ठीक है, रिएक्ट करने लगे, प्यार हो गया दोनों को, गाइस कहाँ जा रहे हो, प्यार व्यार नहीं हुआ, रिएक्ट करने लगे, ठीक है, एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है सर जी। सर क्यू वैल्यू क्या होता है वो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ए है उसका मान लेते हैं Z1 है हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हमारे पास A1 है, A2 है यहाँ पे और Z2 है ये, फिर आता है Z3 और A3 मान लेते हैं इसको, देन Z4 और मान लेते हैं इसको A4, ठीक है। तो जो Z हमें बाई कंजर्वेशन होता है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे मास नंबर होता है, तो तब हमारे पास क्या बोला जाता है यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास Z3 प्लस Z4 होता है, एंड सिमिलरली A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A4 हमारे पास इधर होता है, ठीक है। तो ये जो Q वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास यहाँ पे मास कंजर्व हमने कर दिया, मतलब कंजर्व हमने यहाँ पे कर दिया मास नंबर को। अब जो Q वैल्यू होती है जिससे हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं अभी, वो क्या होता है, Q वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे Q वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियस का हमारे पास मास कर रहे हैं हम लोग, एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट मास माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको माइनस करके C² से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर कभी बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखा है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होल C², ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे Q वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हाँ जी सर, ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैंने भी गलती कर दी, आपको नहीं करना, क्या, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी बने यहाँ पे गलती से मेरे को पता था, बट फिर भी जस्टिफिकेशन तो दूंगा नहीं मैं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट और ये होता है हमारे पास रिएक्टेंट का, ठीक है सर जी। ये होता है प्रोडक्ट और यहाँ पे उल्टा हो जाता है मास का, जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस, बिकॉज मास जो है वो कम हो रही है, देखो मास पहले जितना था, मान लेते हैं x है, तो जो रिएक्शन के बाद क्योंकि मास डिक्रीज हो रही है, तो मास डिक्रीज हो रही है इसका मतलब मास कम हो रहा है, तो दैट इज वाई हम लोग मास रिएक्शन रिएक्टेंट का माइनस करेंगे प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो ये होता है क्यू वैल्यू का कंसेप्ट। अब जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी सुन के एकदम मस्त चौड़ में आ जाते हैं लोग ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, बहुत ही लाइक अभी जेई में एक्सप्लोर हुआ है बट इतने खास तरीके से नहीं हुआ है। बाकी हायर स्टडीज़ में जो है वो रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसको इंटरेस्ट आ जाता है वो बहुत ही अच्छा कर पाता है उसमें। तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसको हम लोग करने वाले हैं अभी। उसका क्या होता है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सर ये रेडियो एक्टिविटी होता क्या है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, कोई भी गाइज अगर न्यूक्लियस जो है वो डीके हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर डीके हो रहा है, तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को ये जो है डिस्कस करता है हमारे पास। तो इट डिस्कस अबाउट स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ न्यूक्लियाई। स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। इसके कुछ मेजरमेंट्स के यूनिट होते हैं, मैं एक एक करके वो बता देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास 1 बेक्यूरियल हमारे पास इधर होता है। बेक्यूरियल इज इक्वल टू 1 BQ, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कैपिटल होता है, बी कैपिटल होता है, क्यू जो है स्मॉल होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अब कोई बच्चा पूछ रहा होगा सर ये क्या सब लिख रहे हो, पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चलेगा जब हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। उसके बाद गाइस होता है हमारे पास बेक्यूरियल हो गया, देन 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 क्यूरी CI ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड थर्ड जो आता है दैट इज 1 रदरफोर्ड दैट इज इक्वल टू 1 RU इज इक्वल टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है सर। इतना तो बता दिया, ये कुछ यूनिट चेंजेस है वो समझ में आ रहा है। बाकी बता दीजिए कहाँ लगेगा, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ के बारे में, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ क्या बोलता है, रेडियो एक्टिविटी डीके डीके लॉ। सर ये डीके लॉ जो है रेडियो एक्टिविटी का बता दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या है, थोड़े से यहाँ पे मैं जमा कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है।
न्यूक्लियस है जिसका हमारे पास यहाँ पे टाइम बराबर 0 में इसका जो अमाउंट है वो हमारा मान लेते हैं एन नॉट है इसका, ठीक है सर जी। इनिशियली हमारे पास ये है, ओके। आफ्टर अ टाइम टी, मान लेते हैं आफ्टर अ टाइम टी ये कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है डीके करिए गाइस, आप खुद सोचो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भी हमारे पास हैवी एटम्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। ड्यू टू अनस्टेबल, मैंने आपको बताया था एन बाई जेड रेशियो का कंसेप्ट बताया था इससे पहले। तो वो क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है वो जो है टूट जाते हैं टू लाइटर न्यूक्लियस, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं। और मान लेते हैं आफ्टर डीके टाइम बराबर टी मान लेते हैं, इसका जो हमारे पास अमाउंट बचा वो मान लेते हैं एन है, ठीक है, सिर्फ एन। तो ये जो है क्या है, लेफ्ट ओवर हमारे पास क्वांटिटी है, लेफ्ट ओवर जो बच गया। और ये जो है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी, क्या है ये, इनिशियल क्वांटिटी है। ओके सर जी, मान लिया, आपकी बात मैंने समझ में आ गया। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, ये हमारे पास बोलता है, क्या बोलता है सर जी, बोलता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो लेफ्ट ओवर है उसकी, लेफ्ट ओवर जो क्वांटिटी है उसके, ठीक है सर जी, समझ में आ गया। और इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ ये चीज। एक सेकंड गाइस, हाँ ये रहा हमारे पास, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, यहाँ पे ये रहा। हाँ, तो ये जो है एक एक्टिविटी का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ओके सर जी, समझ में आ रहा है कुछ कुछ तो। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को मैंने क्या बोला था, दैट इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाता हूँ तो मेरे पास डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन के बराबर आ जाएगा। सर रुको रुको रुको, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन, हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो आपको खुद निकालना है, जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उससे, ठीक है सर जी। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यही वाला डी एन अपॉन डी टी लैम्डा एन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा एन बराबर एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा माइनस टी, टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी के बराबर होता है। या फिर अगर मैं चाहूँ इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ, क्या, और एन बराबर एन नॉट टू की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, एक रिएक्शन को खत्म होने में हाफ, आधा टाइम कितना होता है, एक रिएक्शन में आधा टाइम खत्म होने में कितना होता है वो टाइम, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं, अगर मैं टी बराबर 0 की बात करता हूं, मान लेते हैं ए नॉट जो है दैट इज एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट के बराबर है। और अगर मैं बात करूं टी बराबर टी में ए जो है वो हमारे पास मान लेते हैं लैम्डा एन के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं उस केस में यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डालता हूँ, दोनों इक्वेशन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ए बराबर हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। ओके सर जी, एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए नॉट टू की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है सर जी। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जब हमारे पास एक्टिविटी दिया होगा तो उस केस में हमें ये करना है, एंड जब हमारे पास अमाउंट दिया होगा तो हमें ये करना है। ओके, ठीक है सर जी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ग्राफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई ग्राफ पूछता है हमारे पास टाइम दैट इज टी एंड एन के बीच का, तो ये गाइस समय के साथ साथ जो है वो घटता है, समय के साथ साथ ये घटता है, एक्सपोनेंशियली डीके होता है, दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर आता है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ ए नॉट की भी सेम हमारे पास इधर आ जाएगा, ए ऐसे कुछ इस तरह का मैं अगर टी बनाता हूँ, दिस इज ए, तो ये भी समय के साथ साथ वही सेम फॉर्मूला था, तो यहाँ पे ये घटेगा एंड ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है डीके हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड जो हुआ है दैट इज, अगर मैं बात करूँ टी बराबर 0 में मान लेते हैं एन नॉट है, टी बराबर टी में जो है वो एन है, हाँ जी सर। तो जो डीके हुआ है एन इज इक्वल टू डीके जो है दैट इज इक्वल टू हमारे पास एन माइनस एन नॉट माइनस एन इनिशियली और माइनस फाइनल जितना है वो। अगर मैं इसको जो है इंटीग्रेट मतलब जो है आपको सॉल्व करूंगा, इसको पुट करके वो जो वैल्यूज थी दैट इज एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द माइनस लैम्डा टी, ये जो है एन डी के मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, डेट इज एन डी के जो आ जाएगा ना, एन डी के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एन नॉट वन माइनस लैम्डा टी के बराबर आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ आपके सामने, ये जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है आफ्टर टाइम टी, ये देखोगे कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगा, एंड दिस इज एन नॉट, दिस इज एन और टी का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है।
ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी और पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर वो छोटी मोटी पॉइंट्स? सबसे पहले हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है कि मान लेते हैं टी, वो टाइम बताओ जिसमें जो एन लेफ्ट है वो n/2 n0/2 के बराबर हो। अच्छा बताता हूँ गाइस, आपने बोल तो दिया, लिख के बता दो। हाफ लाइफ गाइस आपने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा भी होगा अपने जो केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हाफ लाइफ क्या होता है? टी एट विच जो एन लेफ्ट है, एन लेफ्ट इज इक्वल टू n0/2 के बराबर हो। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो ये जो टी हाफ फॉर्मूला होता है आप सबने पढ़ा भी है, मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट इज ln2 अपॉन हमारे पास यहाँ पे लैम्डा के बराबर आता है, ठीक है। तो ये होता है टी हाफ। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट क्या पॉइंट है सर बता दीजिए। अब आता है एक छोटा सा पॉइंट और आता है, दैट इज मीन लाइफ का भी। अब सर ये मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ होता है हमारे पास टी मीन, जिसे हम लोग कहेंगे दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर आता है, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर आता है। ओके सर जी, समझ में आ गया है। और अगर छोटी सी बात करता हूँ, मान लेते हैं गाइस टी बराबर 0 में मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे टी जो था, टी इज इक्वल टू टी हाफ के बराबर था, दैट इज n0 में था। तो ये जब n0/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है कि नहीं, ये n0/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे t जब n0/3 होगा, मान लेते हैं n0/4 जब हो जाए, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो t होगा दैट इज, यहाँ पे जो t होगा, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे जो t होगा वो क्या हो जाएगा, n0/4 के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, t 2t हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2t हाफ के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। जब हमारे पास nth लाइफ की बात आए, nth हाफ लाइफ जो होगा, हाफ लाइफ डेट इज इक्वल टू हमारे पास जो लेफ्ट है, ठीक है, डेट इज इक्वल टू हमारे पास n0/2 की पावर n, n0/2 की पावर n के बराबर आता है। ओके, तो ये था गाइस रेडियो एक्टिविटी का सब हम लोगों ने बता दिया है। अब जो है कुछ हम लोग यहाँ पे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड उसी के साथ चैप्टर को कर देते हैं समाप्त, ठीक है, चैप्टर को कर देते हैं समाप्त। ओके सर जी, ओके। तो कहीं सबसे पहले डीकेज में जो है सबसे पहला डीके आता है, डेट इज अल्फा डीके। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम या न्यूक्लियाई है जिसका Z और A है, हमारे पास यहाँ पे मास नंबर और हमारे पास एटॉमिक नंबर। आफ्टर द डीके क्या हो गया, यहाँ पे एक हीलियम चार्ज का यहाँ पे हमारे पास निकल जाता है, जो कि है हमारे पास 2 और यहाँ पे 4 का। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4 का हमारे पास इधर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z -2 हो जाएगा, एंड A जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी मेरे पास एक्स एलिमेंट है और उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो Z है और मास नंबर इज इक्वल टू हमारे पास A है, तो अल्फा डीके में क्या होता है ना, अल्फा डीके में हमारे पास क्या होता है, अल्फा डीके में क्या होता है, एक Y बनता है, और हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हीलियम निकाल दो, हीलियम +2 निकाल दीजिए यहाँ से, और अल्फा डीके में यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों जो है Z -2 हो जाता है और यहाँ पे A जो है वो -4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी अगर अल्फा डीके पूछा हो तो हीलियम हमारे पास निकाल देना है, हीलियम H2 जो है 2 मतलब मास नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें यहाँ पे निकाल देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, बिकॉज वी नो, हम लोगों ने क्यू वैल्यू अभी जस्ट पढ़ के आ चुके हैं। क्यू वैल्यू में क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर होते हैं दोनों कंजर्व रहते हैं, इसीलिए अगर मैं -4 और +4 को ऐड करता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है वो वापस से x बन जाएगा। तो ठीक है, इतना हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्यू वैल्यू का। क्यू वैल्यू जो होता है हमें पता है m रिएक्टेंट -m प्रोडक्ट C² के बराबर होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि ये जो है आफ्टर द रिएक्शन, मान लेते हैं ये जो है V, मान लेते हैं इसका क्या होगा, VY है ये, एंड ये क्या है हमारे पास V अल्फा, ठीक है। और इसका जो मास है मान लेते हैं ये MY है, और ये जो है हमारे पास M अल्फा इसका मास है छोटे जो वाले का, ठीक है सर जी, प्लस हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करता हूँ, दैट इज इक्वल टू M अल्फा V अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे MY VY। यहाँ से मैं VY की जो है यहाँ पे वैल्यू निकाल लूंगा, M अल्फा V अल्फा अपॉन MY, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड करूंगा। क्यू वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मैंने ऐड कर दिया, हाफ M अल्फा V अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ MY VY का स्क्वायर। जब मैं VY की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा ऊपर से लेकर, दैट इज M अल्फा V अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ M हमारे पास Y, और यहाँ पे VY की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, M अल्फा V अल्फा दोनों का स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे MY का भी स्क्वायर, MY का स्क्वायर। अभी MY यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी सर कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो कि मैं अगर हाफ M अल्फा V अल्फा को कॉमन, M अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन MY बचा सिर्फ, है ना, 1 अपॉन MY बचा। अच्छा यहाँ पे M अल्फा भी तो है, हाँ जी M अल्फा भी तो है, हाँ।
तो एम अल्फा बच गया। जब मैं ऐड करूंगा ये हमारे पास क्यू वैल्यू ही निकल के आ रहा है गाइस, हाँ ठीक है ओके। जब मैं ऐड करके यहाँ पे देखूंगा, ध्यान से देखो गाइस, Q इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया एम अल्फा प्लस वी एम वाई अपॉन हमारे पास यहाँ पे एम वाई। ध्यान से अगर मैं चीज को देखूं, एम ऑफ अल्फा मतलब अल्फा का जो मास है और हमारे पास वाई का मास है, दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो वो हमारे पास यहाँ पे किसके मास के बराबर आ जाएगा, जो टोटल हमारे पास एक्स था उसी के मास के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा। तो दैट इज मैं यहाँ पे मास नंबर के बराबर इसको लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, मास नंबर के बराबर आप लिख सकते हो, बट नेक्स्ट पेज में बिकॉज जगह नहीं है। तो क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, Q वैल्यू इज इक्वल टू आया था हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे आया था हमारे पास एम ऑफ अल्फा प्लस एम ऑफ वाई अपॉन एम ऑफ वाई आया था। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास नंबर, और ये जो था ऑलरेडी हमारे पास क्या था, एम वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वाई इज इक्वल टू ए माइनस 4 के बराबर था, ये भी मुझे पता है। हाँ जी, और ये जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस 4 अपॉन ए माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कंसेप्ट खत्म। अब जो है हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट डीके के ऊपर, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बीटा डीके। क्या होता है ये, सॉरी बीटा डीके। चलिए देख लेते हैं बीटा डीके क्या होता है। बीटा डीके की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा गाइस आप सबके सामने, तो ये बीटा डीके दो टाइप के होते हैं। एक तो गाइस हमारे पास बीटा माइनस। अभी सर बीटा माइनस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी एटम हो जेड ए, ठीक है। तो बीटा डीके में ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, पहले तो आपको अगर बीटा नेगेटिव है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाल देना है। हाँ जी सर, एक इलेक्ट्रॉन को, दैट इज 0 हमारे पास ये हो जाएगा, और एक हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो को हमेशा निकाल के रखना है, ठीक है। और यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मास नंबर सेम रहने वाला है। तो ये होता है हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बीटा पॉजिटिव की, बीटा पॉजिटिव डीके जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेम वही रहेगा ए जेड। यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन को मैं निकाल दूंगा, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन को मैं निकालूंगा, तो वाई जो भी होगा मैं बताता हूँ आपको। पॉजिट्रॉन मतलब +1 और ये 0, और एंटी न्यूट्रिनो वैसे ही रहेगा सेम, और ये हो जाएगा हमारे पास z -1 और यहाँ पे a हो जाएगा, अगर मैं बीटा पॉजिटिव की बात करूँ तो। हाँ जी सर, समझ में आ गया। बात करता हूँ अगर मैं इन दोनों की क्यू वैल्यू की, ये जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे निकला है, अगर मैं बीटा नेगेटिव की बात करता हूँ, तो ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास एम एक्स का माइनस एम वाई का सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बीटा पॉजिटिव की बात करता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस बीटा डीके के बारे में, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। थर्ड एंड द लास्ट हमारे पास डीके जो आता है दैट इज इक्वल टू गामा डीके। ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक रेडियो एक्टिविटी डीके होता है, सॉरी रेडियो कह रहा हूँ, ईएम वेव का डीके होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात बताता हूँ आपको। हमारे पास गाइस जो है यहाँ पे मान लेते हैं एटम है, मान लेते हैं यहाँ पास एटम है, एटम का ये शेल मैंने बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्साइट होकर हायर स्टेट में चले गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स है वो हायर स्टेट में चले गए। तो क्या होता है कि आफ्टर हमारे पास आफ्टर अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके, जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट में वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ही वो हमारे पास होते हैं, एंड कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज बन जाती है, वैकेंसीज यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलती है, तो इसीलिए क्या होता है ये जो है वापस से जो है एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और उसी से हमारे पास वो अंदर वैकेंसी को फिलअप करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये होता है वैकेंसीज को क्या करते हैं वो लोग फिलअप करते हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास x है और a और यहाँ पे z है, तो अल्फा डीके में क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन जो निकलेगी वो मान लेते हैं हमारे पास y है, ठीक है। तो वही सेम रहेगा, मैं यहाँ पे x क्यों लिख रहा हूँ, हाँ ये सेम हमारे पास ए जेड रहेगा, बट यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगी दैट इज ईएम वेव्स के हमारे पास अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे गामा डीके बोलते हैं। हाँ जी सर, तो ये होता है वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। सीधी सी बात अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है अल्फा डीके बीटा डीके के बाद जो है वो क्या होते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास पाए जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में पाए जाने के कारण जो है अंदर मतलब जो लोअर ऑर्बिट्स है वहां पे वैकेंसीज जो है वो बन जाती है, एंड दैट्स द रीजन वो क्या होता है वैकेंसी को फिलअप करने के लिए वो नीचे आते हैं, और नीचे आने के कारण एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है यहाँ पे निकलती है, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा डीके बोलते हैं।
ठीक है गाइज। तो इसी के साथ गाइज आज का हमारे पास ये चैप्टर न्यूक्लियाई खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा आज का चैप्टर। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अगर नया आपको जानने को मिला हो इस चैप्टर से, कुछ अगर आपका फायदा हुआ हो, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं मैं। ठीक है। और गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ये छोटा सा चैनल है गाइज हमारा, जो ग्रो थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है, वो और ज्यादा ग्रो कर सके, रैपिडली हमारे पास यहाँ पे ग्रो कर सके। ठीक है। और अच्छे से हमारे पास यहाँ पे मैं आपके पास जो है वीडियो पहुंचा सकूं। सेशन पीडीएफ इसी जो है इस सेशन का सेशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको सेशन पीडीएफ के साथ साथ बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक नए ताबड़तोड़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।